बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीक थिएटर का आगाज करते हैं। वैसे आइडियली तौर पे तो इसको पहले पढ़ा देना चाहिए था, चूंकि ग्रीक जो है काफ़ी हमारी चीज़ें आती हैं, ऐड होती रहती हैं, तो मैंने अब सोचा कि अब मैं इसको पढ़ा दूं एक दो दिन में। तो इसको हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी आपको मैं एक बड़े पते की बात बताता हूँ। ग्रीक मिथ का बहुत जिक्र आता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो ग्रीक मिथ बहुत जो है ना, आप ये समझ लें कि एक वो कहानियां हैं, एक वो मिथोलॉजी है जो कि होमर ने इन्वेंट की, जो कि वर्जिल ने इन्वेंट की, और उन्होंने ग्रीक गॉड्स को अपनी जो ओडिसी है, जो इलियाद है, इसमें उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया है। ठीक है। तो ये जो मिथोलॉजी है, इसका बहुत ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर में जिक्र आता है, क्योंकि उसके ऊपर महारत बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर महारत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसका हल ये है कि हम ये करेंगे कि जब जब लिटरेचर में हम वेस्टलैंड पढ़ेंगे या कोई चीज, जो भी कोई ऐसी पोइम पढ़ेंगे, येट्स को पढ़ेंगे या कोई इस तरह सा, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो मिथ आएगी हम उसको साथ के साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और इस तरह से अलग से डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसको। तो उसका मैंने ये तरीका है। बाकी जो ग्रीक जो गॉड्स हैं उनके बारे में आपको आइडेंटिटी मैं करवा दूंगा। बाकी जो मिथ्स आएंगे उसको हम साथ साथ, वैसे तो ट्रोजन वार से मुतल्लिक की मिथ्स आती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 5th सेंचुरी बीसी, अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ड्रामा, तो सिंपली बताएं कि ग्रीक ड्रामा ओरिजिनेटेड इन 5th सेंचुरी बीसीई। बीसीई से मुराद है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से मुराद जो अब करंट एरा है। तो बिफोर कॉमन एरा में ये स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। दे यूज्ड टू ऑफर देयर डीड्स, देयर एक्टिविटीज टू ग्रीक गॉड डायनासिस। ठीक है। तो ग्रीक गॉड जो इनके थे, उसके वाइन के और उसके मेरी मेकिंग के फेस्टिवल्स के, उनको एक ऑनर ट्रिब्यूट पेश किया जाता था। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, और कंपटीशन वाज हेल्ड बिटवीन डिफरेंट प्ले राइट्स। तो ये आपको होना चाहिए। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि द ओरिजिन ऑफ लिटरेचर है, उसमें जो पहली जो हमारा लिटरेचर में जो जॉनरा है वो पोइट्री है, और उस टाइम पब्लिकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ओरल ट्रेडिशन था, एनी काइंड ऑफ पोइम्स, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो पोइम्स हैं वो जो है ना लिखी जाती थी, और लिखी भी क्या, उसको मेमोराइज किया जाता था, और मेमोराइज करके उनको इट वाज पास डाउन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और आपके पास जो होमर है, होमर की जो पोइम है ओडिसी, इलियाद वगैरह, उसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि इट इज नॉट रिटन बाय सिंगल पर्सन, एंड इट इज speculated that many poets have contributed in writing Odyssey and Iliad। तो ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको देखें, अगर आप आगे चलते हैं, लोग ट्रेजिक और कॉमिक प्लेस को जो है ना वो देखते थे, और ये गोल्डन एज थी ग्रीक ड्रामे की। और इसमें आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सबसे पहले जो प्ले राइट आए वो अरिस्टोफनीज थे, जो कॉमेडियन के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने लिस्ट्राटा के नाम से एक मशहूर कॉमेडी लिखी, जो कि पेनोप्सियन जो वॉर है, जो स्पार्टन्स के दरमियान और एथेंस के दरमियान में चल रही थी, उनको पोर्ट्रे किया एक लिस्ट्राटा के नाम से अरिस्टोफनीज ने प्ले लिखा। फिर इसके बाद आपके पास एस्किलस हैं, फिर सोफोक्लीज हैं, और फिर आखिर में जो यंगर जो प्ले राइट है वो यूरिपिडीज है। तो अब हम बारी बारी इनको देखते हैं। Greece has thousands of inhabited islands and dramatic mountain ranges. Greece has a rich culture and history। वो क्योंकि हमारा जो पुराना जो लिटरेचर का हमारा प्रिंसिपल्स हैं वो सारे यहीं से डेवलप होते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी वॉज फाउंडेड इन ग्रीस, पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और इसकी हमें यहाँ पे भी मिलता है, जब एथेंस की वॉर होती है स्पार्टन्स के साथ, तो स्पार्टन्स जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने फीमेल को इंडिपेंडेंस दी होती है। फिलोसफी प्रैक्टिस, दौर के जो फिलोसफर्स हमें नजर आते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये आपके सामने रीजन आ रहा है, ये आपके सामने ये टर्की है, ये आपके सामने ग्रीस का एरिया जो है ना आपको नजर आ रहा है। ये आपके सामने एथेंस ग्रीस, ये आपके सामने स्पार्टा नजर आ रहा है, ये वाला। क्योंकि जो ग्रीस की जो लोकेलिटीज थी, दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ स्टेट्स, एंड ईच स्टेट वाज इंडिपेंडेंट, यू नो, एंड दे कंटिन्यू टू वेज वॉर अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। होमर की जो पैदाइश है वो यहाँ पर इस जगह टर्की के इलाके में हुई है। आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा लेक्चर है ये।
हो सकता है इंटरव्यू रिटर्न में कोई सवाल ना आए। 2017 में एक सवाल आया था मेरे ख्याल में टीएसएस के हवाले से, इडिपस रेक्स में से रिटर्न में, तो आपने उसको पढ़ना है। लेकिन अदरवाइज नॉलेजेबल आपके पास बहुत इसमें फायदे की बातें आएंगी। ये आपके सामने थिएटर आ रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन है, ये वो इट वाज अ प्लेस फॉर एक्टर्स, दे यूज्ड टू चेंज देयर ड्रेसेस एंड पुट ऑन मास्क इन दैट प्लेस। ऑर्केस्ट्रा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कोरस, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी। स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ, ये एंटी स्ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस है, डांस की जो आपने एडिपस ट्रैक्स में नोट की है, जो सोफोक्लिस ने ऐड की है, स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे होती थी। ये आप बैठने की जगह है, तो ये आपको सामने क्लियर हो गया। स्टेज आपके सामने क्लियर है स्टेज की, कि ट्रेजेडी को एक तो क्या गोल्ड सॉन्ग का नाम ही नहीं दिया गया, डायनासिन रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी उनकी आप समझ लें कि सेरेमनीज या एक्टिविटीज को कहा गया। प्रिजनर्स वगैरह को भी इजाजत दे दी जाती कि आप भी जाके देखें, और एक किस्म की ये एक खूबसूरत किस्म का एक एक्टिविटी उनकी होती थी इनकी ये। अब ये आपके सामने मास्क आ रहे हैं, बहुत सारे करेक्टर्स इन मास्क को पहनकर, ये अजीबोगरीब आपको लग रहे हैं, लेकिन ये इनको पहनकर जो है वो अपनी कॉमेडी को जो है ना वो किया करते थे, पेश किया करते थे। और इसका ये फायदा होता था कि एक करेक्टर मल्टीपल रोल जो है ना वो अदा कर देता। तो अरिस्टोफनीस सबसे पहला आपका प्ले राइट है कॉमेडी में, इन्होंने लिस्ट्राटा के नाम से कॉमेडी लिखी जो बड़ी मशहूर है खवातीन की स्ट्राइक के बारे में। और दूसरा फ्रॉग्स के नाम से एक क्रिटिसिज्म है, एक प्ले है जो कि क्रिटिसाइज करता है कंटेम्प्रेरी प्ले राइट्स को। इसके बाद आपके पास आते हैं एस्किलस, फिर सोफोक्लीस और फिर यूरिपिडीज। अगर आप इनके ऑर्डर को चेक करें किस तरीके से, तो ये सारे प्ले राइट्स है बेसिकली, ठीक है। जो होमर हैं और ये जो वर्जिल हैं, ये दोनों पोइट्स हैं। होमर ग्रीक के पोइट हैं और वर्जिल रोमन पोइट हैं। और आपके पास मास्क का मतलब क्या है, पर्पस ऑफ मास्क क्या है, विजिबिलिटी, अकॉस्टिक असिस्टेंस, क्योंकि जो मास्क है वो इस तरह से बनाए जाते थे कि विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो और आवाज दूर तक जाए, ठीक है, आवाज जो है ना वो दूर तक जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा चंद एक्टर होते थे, कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो आ, उस एक ही एक्टर मल्टीपल एक्टर जो है ना वो कर देता था। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और व्हाई डिड दे वेयर मास्क इन ग्रीक थिएटर, तो इस सवाल का आपके पास जो जवाब है। तो ये सवाल को आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेनी है। आज भी मैं एक सवाल आपको दूंगा, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, जवाब देना है। मेजर ग्रीक ड्रामेटिस्ट आपके पास एस्किलस, ठीक है, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज आ गए। इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, एज लिखी हुई है। बस आपको ये पता, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ओरिजिन ऑफ ड्रामे की डेट 5 बीसीई, और सोफोक्लिस ने क्या लिखा, और कॉमेडी के जो थे अरिस्टोफनीस उन्होंने क्या लिखा, उनका आपको बस पता होना चाहिए। इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल इंपॉर्टेंट है। सोफोक्लिस को डिस्कस करते हैं। बहुत मशहूर जो है ना किंग ऑफ ट्रेजेडी इनको कहा जाता है, और इसके अलावा अरिस्टोटल ने इनको बहुत जो है ना पॉपुलराइज करने में मदद दी। 123 प्ले लिखे इन्होंने, 7 सर्वाइविंग है। डायनेसिया में एक फेस्टिवल जो होते थे वहां पे ये सेलिब्रेशन में पेश करते थे, और सेकंड पोजीशन से कभी नीचे नहीं आए, ठीक है। 7 ऑफ ट्रेजेडीज सर्वाइविंग वर्क है, ये 3 इनके प्ले बहुत मशहूर हैं, इडिपस द किंग, इडिपस एट कॉलोनस और एंटोगनी, ठीक है। चार इसको मजीद अब डिटेल में हम जाके डिस्कस करते हैं। सोफोक्लिस के जो 3 प्ले हैं जिनको ट्रायो भी कहा जाता है, इडिपस द किंग, इडिपस एट कैलोनस और एंटोगनी, उनको हम डिस्कस करते हैं। थर्ड कैरेक्टर इन्होंने ऐड किया, अरिस्टोटल ने इनकी तारीफ की, और इसके अलावा एक और जो फीचर है, कोरस का जो रोल है वो थोड़ा सा इन्होंने कम किया, ठीक है। और प्ले की जो सेटिंग है वो इस सारों की सारी थीब्स शहर में है, यानी आप समझ लें वहां पर है। इडिपस जो किंग है अनजाने में अपने वालिद को कत्ल कर देते हैं। किंग लेस जो है और फिर आकर अपनी वालिदा के साथ शादी कर लेते हैं, और बाद में जब डिस्कवरी होती है इस बात की, तो उसके बाद फिर अपनी आंखें जो है ना वो निकाल लेते हैं, और अपनी जिनकी मिसेज होती हैं, प्रिजम्बली वाइफ होती हैं और मदर, वो सुसाइड कर लेती हैं हैंगिंग के साथ। तो ये आपको थोड़ी सी पता हो बातें, हैंग करके सुसाइड कर लेती हैं। ये ब्रदर इन लॉ होते हैं जो बाद में किंग बन जाते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे इसी प्ले को, बाकी को अब डिस्कस कर लेते हैं। जो इनकी बेटी है एंटोगनी, वो अपने इस वालिद की केयर करती हैं, और ये जो 2 बेटे हैं इनकी आपस में फाइट होती है कि कौन कंट्रोल करेगा इस इलाके को, और आपस में वो एक दूसरे को मार देते हैं।
और इस प्ले में जो है ना इडिपस की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक ट्रेजेडी है। तीसरा तीसरा जो प्ले है एंटोगनी, इसमें जो उनकी जो सिस्टर है इसमीन, एक तो ये पता होना चाहिए जो इडिपस किंग है उसके कितने बच्चे हैं, 4 हैं, और 4 बच्चे जो हैं वो जोकास्टा से इनकी पैदाइश होती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमीन जो है वो परस्यूट करती है अपने जो है ना उसको क्रियॉन को, यानी आप समझ लें कि रिलेटिव को, कि वो उनके भाई को दफन करे, लेकिन वो इनकार कर देता है और फिर ये भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। और जो क्रियॉन है इनकी जो बीवी है वो भी खुदकुशी अटेम्प्ट कर लेती है। तो ये भी एक किस्म की जो है ना वो ट्रेजेडी है। अब आपके सामने स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी का जिक्र आता है इडिपस रेक्स में, और इसके अलावा मीडिया रेस का जिक्र आता है। ये आपके सामने मीडिया रेस का जिक्र आता है, यानी कहानी जो है ना वो जो है ना अचानक से शुरू हो और फ्रॉम द मिडल ऑफ द प्ले, फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्टोरी, और मेनी थिंग्स और मेनी एक्शंस might have happened from the starting of a story. So this situation is called medias res, और यही इडिपस जो रेक्स में नजर आती है और ओडिसी में और इलियाड में हमें नजर आती है। So anything or any action that may start in the middle of a play, तो इसको medias res कहते हैं। स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी को पोइट्री में भी जिक्र है और एंटी स्ट्रॉफी इसको जिक्र आता है। ये मूवमेंट है टर्न और टर्न बैक, ये इनकी डांसिंग मूवमेंट है। जब स्टार्ट में आते हैं तो ये स्टार्ट में जो है ना वो जो कोरस है वो राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट मूव करता है स्टेज पे। ये अगर स्टेज है तो उस स्टेज में राइट टू लेफ्ट मूव करके डांस करके बात को समझाता है। और आखिर में जो है ना एंटी स्ट्रॉफी यानी उल्टा मूव करता है, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो इसको देख लीजिएगा। और दूसरा पोइट्री में स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी, इसको ये कहते हैं कि जब पोइट जो है एक मीटर को छोड़कर कोई दूसरे मीटर को या दूसरा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कोई स्टाइल अडॉप्ट करे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको मैंने डिस्कस किया अलग से। स्ट्रॉफी इन अ पोइट्री अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is a distinct or that differentiate from a traditional poem। पूरी पोइम 1 मीटर में लिखी गई है, लेकिन अगर शायर ने पूरी पोइम छोड़कर 2 लाइनें किसी और मीटर में या किसी और तरीके से लिखी है तो उसको जो है ना हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्सेस दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, या दैट फॉर्म दैट इज डिस्टिंक्टिव यूनिट विद इन अ पोइम। एक ही पोइम के अंदर अगर अलग तरीके से कोई काम लिखा है, चंद लाइनें चंद वर्सेस लिखी हैं, उसको हम ट्रॉफी कहेंगे। ठीक है, स्टेंजा के साथ इसको पैरेलल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके सामने वैसे तो पेंडोरिक ओड में इसका जिक्र आता है स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पोइम्स और लिटरेरी टर्म्स करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपकी। ये डिफरेंस भी है स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी के दरमियान। टर्न इनवर्स यानी डिफरेंस आ जाए एक मेट्रिकल यूनिट से दूसरे के अंदर, और बाकी जो है वो स्टेंजा है जो एक ही स्कीम को फॉलो करते हुए चलता है। इडिपस रेक्स को हम डिस्कस करते हैं। इडिपस रेक्स बेहतरीन ट्रेजेडीज में से एक है, और सोफोक्लिस ने इसमें जिनको आपके सामने इडिपस किंग है उनका जिक्र। कहानी के आगाज में बताया जाता है कि एक इलाके में ताउन की वबा आ चुकी है और प्रॉफिट डाइसियस जो है उससे हेल्प मदद मांगी जाती है और उनसे ये डेवलप किया जाता है कि वो हमारी जो है ना हेल्प करें। ठीक है, और इसके साथ जब इनको ये पता चलता है कि कहानी के दरमियान में ही ये वाकयात, 2 वाकयात ऐसे हैं जो एक्ट 4 और 5 में होते हैं जो पहले से ही हो चुके हैं, जिसको हम मीडियास प्रेस कहते हैं, कि पहले से हो चुके हैं। मतलब मर्डर होना अपने वालिद का जो इडिपस ने किया होता है, और इसके अलावा जो प्रोफेसी से बचकर वो कॉरिंथ शहर से यहाँ पे आ चुका होता है और स्फिंक्स को मारा होता है। अब थोड़ा सा हम कहानी को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो इडिपस के वालिद वालदा हैं किंग लेस, और उनकी जो वालदा हैं जोकास्टा, उनको ये किसी ने कहा होता है कि आपके जो है ना वो जो बेटा पैदा होगा वो आपको मारेगा और फिर आप वालदा से शादी करेगा। उससे बचने के लिए इन ऑर्डर टू सबसाइड फ्रॉम द फेट, उनको कहा जाता है शीफर्ड को कि वो इसको वीराने में छोड़ाए, लेकिन शीफर्ड मारने के बजाय किसी और मैसेंजर को छोड़ हैंड ओवर कर देता है, जो कि एक किंग को हैंड ओवर कर देता है। वहां पे इसकी इडिपस की परवरिश होती है।
अब जब वहां पे परवरिश होती है तो वहां पर जब ये जवान हो जाता है तो वहां पे भी ये ओरेकल के पास जाता है, जो इसको ये कहता है कि तुम जो है ये वाले गलत काम करोगे। तो उससे बचने के लिए ये क्या करता है, वो जो इलाका है ये वाला कोरिंथ, उस इलाके को छोड़कर एक जगह पर आता है, वहां पे क्रॉस रोड्स होती हैं। क्रॉस रोड सिंबल है डेस्टिनी की, फेट की, अ पॉइंट ऑफ टर्न इन विच अ पर्सन में डिसाइड हिज फेट, एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो सिंबॉलिकली इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है क्रॉस रोड की। तो यहाँ पर आकर इसकी जो है ना वो जो लड़ाई हो जाती है, तो वहां पर ये किंग लेस को मार देता है और साथ जितने भी उसके सर्वेंट्स होते हैं उनको भी मार देता है। मारने के बाद जब वो इस शहर में पहुंचता है, थीब शहर में, और वहां पर उसको कहा जाता है कि जो स्फिंक्स है एक लाइन शेप की और अपर जो बॉडी है वो खातून की है, वो जो है ना इलाके को तंग कर रही है, तो वो उसको मार देता है और मारकर इसका बादशाह बन जाता है। और जो वहां की जो मलका होती है क्वीन, उनके साथ शादी कर लेता है। तो फिर यहाँ से कहानी चलते हुए वबा के बारे में बात की जाती है कि वबा शुरू हो चुकी होती है इस इलाके में, और वबा से बचने के लिए वो टाइसियस, एक प्रॉफिट जिसका जिक्र कहाँ पर आता है, टाइसियस का जिक्र जो है वो वर्जिल की एनीड में भी आता है और वेस्टलैंड में भी टाइसियस का जिक्र आता है। तो ये अपने जहन में रखना है। तो ये चूंकि ग्रीक ओरिजिन से हैं, इनको वहां से लिया जा रहा होता है। एक ब्लाइंड प्रॉफिट को बुलाया जाता है दरबार में और उसको वो इनकार कर देता है बताने के लिए कि भी प्लेग की वजह क्या है। तो लेकिन जब इडिपस उसको प्रेस करता है, व्हेन हेवीली प्रेस्ड अपॉन, तो फिर टाइसियस जो है उसको बुरा भला कहते हुए उसे कह देता है कि तुम ही हो जो ये काम जिसने किया है, तुम्हारी वजह से ही जो है ना ये मसला बना है, और जिस शख्स ने मर्डर किया है वो यहीं पे मौजूद है। बहरहाल उसके बाद इडिपस उन गवाहों को बुलाता है जिन्होंने विटनेस होते हैं, और इसके अलावा इडिपस का जो लफ्जी मतलब है ना, इसका मतलब है स्वॉलन फीट्स। तो चूंकि बचपन में इसके पांव बांध कर इसको रेगिस्तान में रखा होता है, तो वो एक इंजरी, एक एक सिंबल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि दैट इज अ सिंबल ऑफ शेम, गिल्ट और पास्ट इवेंट और प्रोफेसी ऑफ अपकमिंग बैड इवेंट्स इन द प्ले। तो वो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर वो उन निशानियों को वेरीफाई करने के लिए शिफर्ड को बुलाता है, और फिर बाद में जब उसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये उसका कसूर है, तो वो मारने के लिए जोकास्टा के पास जाता है गुस्से। तो देखता है कि जोकास्टा इन द होल प्ले दैट वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू हाइड द सीक्रेट फ्रॉम इडिपस, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। और जो इडिपस है वो उसकी ब्रूच से अपनी आंखों को, ही गोजेस आउट हिज आईज। तो ये प्ले का जो आखिरी सीन है उसमें ये करता है। फिर वो क्रियन को, जो ब्रदर इन लॉ है, जिसको इल्जाम लगाता है कि टाइसियस के साथ वो जो है ना कंट्राइव करके उसको आउट करना चाह रहा है, टाइसियस के साथ मिलकर, जो उसके ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ। तो वो फिर उनको जो है ना समझा देता है, वो जो है ना वो इस इलाके की बागडोर संभाल देते हैं और खुद कहता है कि मुझे निकाल दिया जाए। ये आपके सामने फेट एक इंपॉर्टेंट सिंबल है, ट्राइंग टू अवॉइड फेट, ही कुड नॉट हेल्प बट इवेंचुअली फेल इनटू द ट्रैप ऑफ फेट एंड फाइनली ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। तो ब्लाइंडनेस एक सिंबल है। ब्लाइंडनेस क्यों एक इंपॉर्टेंट सिंबल है? क्योंकि वो टाइसियस को इल्जाम लगाता है कि तुम एक ब्लाइंड प्रॉफिट हो एंड यू कैन नॉट प्रोफेसाइज एक्यूरेटली, बट टीएसियस आगे से कहता है कि यू योरसेल्फ, यू माइट हैव आईज बट यू कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज you have fathered your own child and you have slept with your own mother। तो ये एक ब्लाइंडनेस, एक जो है ना, एक आप ये समझ सकते हैं सिंबल ऑफ लाइट, सिंबल ऑफ डार्कनेस है, कि डिस्पाइट हैविंग नॉलेज, डिस्पाइट हैविंग prophecy, he cannot help himself and eventually falls into the trap of fate। तो ये एक इसको आप देख सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्रीक ट्रेजेडी का। डिस्कवरी होती है बाद में और फिर जो है ना वो फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है। आपके सामने ये आ रहा है कि सिंबल्स को अगर आप देखें, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी पे। 423 सीक्वेंस नंबर्स इन स्फिंक्स रिडल, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन दी स्फिंक्स रिडल, जो जिस पहेली को इन्होंने हल करना होता है, इसको हल करके टीएसियस जो है ना वो एडिपस जो है ना वो उसको मारते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न टू बी इंसेस्टुअस, 4 बच्चे पैदाइश होती है, और इसके अलावा 7 प्लेस जो है ना सर्वाइव हुए हैं इस आथर के, सोफोक्लिस के। कुछ मजीद इसके सब प्लॉट्स हैं, वो आप इसको देख सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको तो अंदाजा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसके सब प्लॉट्स डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ बाद में।
अब मिथ की क्या वैल्यू है, व्हाट इज ग्रीक मिथ? तो ग्रीक मिथ बेसिकली स्टोरीज हैं दैट आर टेकन फ्रॉम फेमस epics written by Homers and Virgil, and these myths are written in order to sensitize about the origin of Greek god deities, and to inculcate about hope and to tell about the divine right of the kings. तो ये important feature है myths के, इनकी origination भी आपको मैंने बता दी, जो क्लासिकल एपिक है ग्रीक लिटरेचर की वहां से, और इसके अलावा जो इनकी लिटरेचर है वहां से इनको जो है ना किया गया है। तो ये चूंकि जो एज है ये चल रही है बिफोर कॉमन एरा, यानी क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, तो उस दौर में वो इस इनको जो है ना वो फॉलो किया करते थे। आपके सामने रीजंस आ गए हैं किस वजह से करते थे, ये इंटरव्यू से रिलेटेड हेल्पफुल है। जस्टिफाई करते थे। इसके अलावा डायनासियन एक कल्ट यानी एक समझ लीजिए रिलीजियस फेस्टिवल होता था, उसको ऑनर करने के लिए थिएटर ऑफ डायोनिसिस एनुअल फेस्टिवल होता था, उसको ट्रिब्यूट पेश किया जाता था। ठीक है, ओरेकल वाज सरप्राइज्ड और प्रीस्टेस who would send a message to the god from mortals who brought their request। और ये एक तरह सेलिब्रेशन ये होती थी कि भी किंग डायोनिसिस को ये कहा जाए कि भाई आपकी वजह से हम एंजॉय करते हैं और खुश हैं वगैरह, तो ये किस्म की एक सेलिब्रेशन और ट्रिब्यूट पेश किया जाता था। ओलंपियंस वो 12 गॉड्स हैं जिनको पोर्ट्रेट किया गया है। ग्रीक मिथ सारी की सारी इनसे ओरिजिनेट है, हर ग्रीक गॉड की अलग मिथ है, और किसी की 100 है, किसी की 50 है, बहुत बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनके डिटेल पर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इनके ग्रीक गॉड्स हैं जिनका जिक्र आता है, जैसा कि लेडा एंड स्वान में जिक्र आता है, W.B. येट्स की पोइम में। ठीक है, तो उनका हम जिक्र कर लेते हैं। ब्राउनिंग की पॉइंट में अगर जिक्र आता है तो हम देख लेते हैं कि किस तरह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जियस का जिक्र आता है, बहुत किंग ऑफ गॉड्स है। ठीक है, हेवन, स्टॉर्म्स, थंडर एंड लाइटनिंग। और ये जो ग्रीक गॉड हैं, ये ट्रोजन वॉर में जो ट्रोजन वाले हैं जिनकी लड़ाई ग्रीक्स के साथ हो रही होती है, ये उनको फेवर कर रहे होते हैं। जब हम होमर पढ़ेंगे इसको देखेंगे। बहरहाल आपको इतना याद रख लेना काफी है कि इनका नाम क्या है और ये किंग ऑफ गॉड्स हैं ग्रीक लिटरेचर में। इनको मैंने रेड हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा पोसाइडन है, ठीक है, उनके भाई हैं। ठीक है, अर्थ के फोर्सेस वगैरह, और किंग ऑफ सी हैं। फिर हेड्स हैं, ब्रदर ऑफ जियस एंड पोसाइडन, किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। एरीज, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ फायर। अपोलो हैं, गॉड ऑफ सन। अपोलो का जिक्र जो इंपॉर्टेंट है उनको रेड में किया हुआ है आपके सामने अब तक। जो जियस आए हैं और जियोस आए हैं और अपोलो आए हैं। डायनासिस, इनका बहुत जिक्र आता है, गॉड ऑफ वाइन और पार्टी, मैरी मेकिंग वगैरह। हीरा, क्वीन ऑफ गॉड्स, वीमेन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ। और एथेना, गॉडेस ऑफ विजडम, प्रैक्टिकल आर्ट्स, वॉर। जो इलियाड, होमर की जो पोइम है इलियाड, उसमें अगर ट्रोजन वॉर का जिसमें पूरी डिपिक्शन दी गई है, तो उसमें ये भी एक कहानी ये भी है कि जो एथेना है और ये और जो एक और एफ्रोडाइट हैं और जो इनकी गॉडेस हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी थी, इनकी हेरा की, एथेना की और एफ्रोडाइट की, कि आप इनमें सबसे ज्यादा फेयर कौन सी हैं, ज्यादा खूबसूरत कौन सी हैं। तो इस वजह से लड़ाई शुरू हो गई थी, और इसके ऊपर होमर ने इलियाड पोइम जो है ना वो लिखी। और दूसरी कहानी जो क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगा। ये आपके सामने होमर की पहली पोइम जो है इलियाड, एपिक पोइम है। तकरीबन 15,000 के करीब लाइन है, इसकी लाइंस हैं, और 24 के करीब किताबें हैं इनकी, और आजकल में और सर्वाइविंग वर्क है इनका। और ये भी कहा जाता है किसी एक पोइट ने नहीं लिखी, और काफी सारे थे, और ये ओरल ट्रेडिशन में थी। यानी होमर इसको बैठकर लिखते नहीं थे इनको, इसको बैठकर, बल्कि इसको ओरली इसको मेमोराइज किया जाता था, और इसको पास जो है ना इट वाज पास डाउन टू द सक्सीडिंग जनरेशन। होमर वाज रेप्यूटेड ऑथर ऑफ द इलियड एंड ओडिसी। पहले इलियड लिखी और फिर इसका सीक्वल ओडिसी लिखा। एपिक पोएम दैट आर द फाउंडेशनल वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। और हमारा सारा का सारा इंग्लिश लिटरेचर की जो बेस है वो यहीं से है। मिथ वगैरह जो फॉलो की जा रही है, एपिक को जो फॉलो किया जा रहा है, इसके अलावा जो मीटर को फॉलो किया जा रहा है, वो सारी की सारी हमने जो कंट्रैक्ट जो बोरो किया वो ग्रीक लिटरेचर से है। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ द टाइम। ठीक है, ये इसके अलावा जो ट्रोजन वॉर है इसकी डिपिक्शन इस इलियाड पोइम में की है इन्होंने, एपिक पोइम में, जो कि किंग एगेममनॉन, उनके भाई मेनियोलस
और उनके साथी जो वॉरियर हैं एक्किलीस, और जो इनके राइवल्स हैं जिसमें पेरिस है, हेक्टर है, और इसके अलावा जो ट्रोजन के इलाके के रहने वाले लोग हैं, ट्रॉय के रहने वाले हैं, उनके साथ इनकी लड़ाई होती है। कहानी को चलते हैं क्या आपके सामने इनकी इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस की जा रही है, ह्यूमैनिटी, फेट, प्राइड वगैरह। इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। अब जरा कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जल्दी से नजर डाल लेते हैं। कहानी का आगाज इस तरह से होता है कि ये जो शख्स शहजादा है पेरिस, कहानी के आगाज में ये क्या आता है, मेनियोलस जो दूसरे इलाके के प्रिंस हैं, उनकी जो बीवी है हेलन, उसको अपने साथ भगाकर ले आता है अपने इलाके में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो मेनियलस है अपने भाई एगेमेमनॉन को रिक्वेस्ट करता है, और फिर ग्रीक आर्मी जो है ना वो तैयार होती है, जिसमें एक्किलिस जो है इनका एक वैरियर है, और ये होता है। अब फिर क्या होता है, अब इनके खिलाफ लड़ाई शुरू की जाती है। ये पेरिस लीडिंग कैरेक्टर है, इसके अलावा हेक्टर लीडिंग कैरेक्टर है जो ट्रोजान इलाके का जो है प्रोटेक्टर है, और प्रलाम जो है इसका बादशाह है, और हेलन जो है जिसको इन्होंने किडनैप करके पेरिस लेकर आया है। अभी आपके सामने ग्रीक गॉड्स की तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी इस जंग में हिस्सा लिया। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक सारी की सारी ग्रीक मिथोलॉजी यहीं से फॉलो की जाती है, इसी होमर से निकाली गई है, और इसी दूसरे प्ले राइट से ली गई है। तो अपोलो जो गॉड ऑफ सन है, और जियस इनके साथ इनका फेवर करता है, जो बाद में जंग हार जाते हैं, और फिर जो है ना ये जो जीत जाते हैं, इनका जिक्र भी है, इनके साथ ये वाली गॉडेसेस वगैरह, इनका जिक्र। तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये चल रहे हैं। अच्छा, अगर इसको देखें, आपके सामने 15,000 प्लस लाइन है, और इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कॉमन रीडर टू रीड दिस ओडेसी और एपिक पोइम एट द प्रेजेंट मोमेंट। और चूंकि बहुत सारे ऑथर्स ने इसको मिलकर लिखा है, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर होमर को कहा जाता है। अब हम चलते हैं ओडिसी के ऊपर। ओडिसी इसका सीक्वल है जिसको होमर ने लिखा, और लॉन्ग जर्नी होम। अब होता यूं है कि जो ट्रोजन वॉर है, ट्रोजन, अब अगर आपको मजीद इसकी डिपिक्शन पढ़नी है तो आप मुझसे मैसेज में भी सुन सकते हैं। ट्रोजन वॉर की जो शिकस्त है वो इस तरह से होती है कि एक घोड़े के अंदर वो कुछ सिपाहियों को छोड़ जाते हैं ग्रीक आर्मी वाले, और जब वो उसको ओपन करते हैं उस घोड़े के अंदर, तो अंदर से सिपाही निकलते हैं, और वो फिर हमला करके उनके जो दरवाजे वगैरह वो ओपन कर देते। तो इस तरह से जो हार हुई है, जो ट्रोजन हॉर्स है, ये वहीं से सिंबल ली गई है। ओडिसी दर हकीकत में उस जो शख्स है ओडिसस, उसकी कहानी है। ये वो ओडिसस है, ये वो शख्स है जो कि हार गया था ट्रॉय की वॉर में, और फिर जो है ना वो वापस जाता है अपने इलाके में, और फिर उसको जाते जाते तकरीबन 10 साल का अरसा लग चुका होता है, क्योंकि जो ट्रोजन वॉर है जिसका इलियाड में जिक्र है, उसको भी 10 साल लग चुके होते हैं। तो 10 साल उसको वापस घर जाते जाते लग जाते हैं। तो इस एपिक में उसके घर जाने की कहानी बताई गई है, उसके जाने का किस्सा बताया गया, और काफी सारी उसको मुश्किलात का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ग्रीक गॉड वगैरह उसकी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं उसके रास्ते में। तो बेसिक थीम जो इसकी ये है कि नॉट टू चैलेंज ग्रीक गॉड्स एंड टू ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीक गॉड्स, एंड नेवर टू टेम्प्ट, नेवर टू मॉक द ग्रीक डेइटीज, उनका मजाक मत उड़ाएं। तो ये एक मॉरल लेसन के तौर पर होमर ने इसको लिखा है। आपके सामने ये करेक्टर भी आ रहे हैं। जो ये ओडिसस है, किंग ऑफ इथाका, जब इसको अपने इलाके में ये लड़ रहा होता है, तो वापसी वाले लोग हैं वो ये समझ लेते हैं कि शायद ये मर गया है। तो इसकी जो मिसेज होती हैं पेनेलॉप, उनको बहुत सारे लोग तंग कर रहे होते हैं। तंग क्यों कर रहे होते हैं, शादी का पैगाम लेकर आते हैं बार बार, और उसके बेटे को भी मारने की धमकियां देते हैं। लेकिन पीछे से जो ओडिसस है, ये बेचारा 10 साल तक अपने इलाके में वापस नहीं पहुंच पाता, उसको 10 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रीक गॉड्स हैं वो इसके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, इसको किडनैप कर लेते हैं, इसको इसके लिए परेशानी बना लेते हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है
कि इसी तरीके को अलेक्जेंडर पोप ने, जॉन ड्राइडन जैसे पोइट हैं जिन्होंने एपिक्स लिखी, जिन्होंने फेरी क्वीन वगैरह लिखी, उन्होंने इमिटेट किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट वाज बेस्ड अपॉन द मॉडल्स ऑफ ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक एपिक, एंड दिस इज हाउ दे वर फॉलोइंग इन देयर एपिक। तो उसको मॉक एपिक इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि वो उसको अब्सर्ड बना लेते हैं। तो बेसिकली आज आपको ये पढ़ाने का मकसद ये है कि किस तरीके से इनको फॉलो किया जा रहा है, और थोड़ी सी स्टोरी लाइन में आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल अब ये खुशी खुशी वापस चले जाता है और मुकाबले में ये मुकाबला जीत जाता है। जब ये वापस अपने जाता है तो ये इनकी बेगम मुकाबला मुनक्किद करवाती हैं कि जो है जीतेगा वो मुझसे शादी करेगा। और आखिरकार ये ओडेसिस जीत जाते हैं, और जीत कर उन्हीं तीरों के साथ जो लोग उनकी बीवी को रिश्ता पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको मार देते हैं। ये भी तकरीबन 24 किताबों में लिखी गई है। और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिपिक्शन है। 20 साल 10 साल ट्रोजन वॉर का अरसा और 10 साल का अरसा जिसमें वो वापस घर आते हुए लग जाता है। ये होमर की आपको बायोग्राफी नजर आ रही है। जॉर्ज चैपमैन ने इसको ट्रांसलेट किया ओडिसी को 1616 में इंग्लिश में, और डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। और इसके अलावा यानी एक लाइन के अंदर 6 फुट हो गए, ठीक है, 6 फुट में डिवाइड करके इसको लिखा गया ताकि मेमोराइज करने में इसको आवाज आसानी हो। अब वर्जिल ने लिखी एनीड। तो वर्जिल ने जो एनीड लिखी है बेसिकली उस दौर के बादशाह एगमेम्नॉन को खुश करने के लिए की। एगमेम्नॉन समझ लें आप जूलियस सीजर की नस्ल में से था, और जो एंटनी है उसको मारने के बाद उसने तख्त संभाला होता है और अमन लेकर आया होता है। और बेसिकली तो ये इसमें एनीज एक हीरो है जो कि ट्रोजन वॉर से हार कर जो है वो अपने घर आने की कोशिश कर रहा होता है, और किस तरीके से सब कुछ लुटाकर, सब कुछ ट्रोजन वॉर में हार कर ये जो हीरो है एक रोमन एम्पायर में आके सेट होता है और रोमन एम्पायर में आके शहर बसाता है। तो इस तरीके से दर हकीकत में एक किस्म की एलिगोरिकल फीचर इसमें यह है कि जो इसका हीरो है एनीज, वो एगमेम्नॉन को बताना चाह रहा होता है, वो एगमेम्नॉन के साथ रिजेम्बलेंस करना चाह रहा होता है। और जो वर्जिल है ये इसने ये एनीड इसलिए लिखी थी कि वो एगमेम्नान को और जो रोमन कल्चर है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सके और बता सके कि वो भी ग्रीक की तरह अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाइल जो ट्रोजन वॉर का जो हीरो है वो अपनी जगह और अपना मुकाम बनाने की कोशिश करता है, ये उसकी कहानी बताई गई है बेसिकली। और वर्जिल इसको अपनी जिंदगी में पब्लिश नहीं करवाना चाहता था और इसने इंस्ट्रक्शन की थी इसको फाड़ दिया जाए, लेकिन एगमेम्नॉन पब्लिसिटी के लिए इसने इसको याद भी करवाया बहुत सारे लोगों को और इसको पब्लिसाइज भी करवाया। तो ये बेसिकली ट्रोजन वॉर के एक एग्जाइल हीरो की कहानी है कि वो किस तरह जो है रोमन एम्पायर में आके सेट करता है अपने आप को और किस तरह रोमन एम्पायर की बुनियाद रखती है। जो एगमेम्नॉन को इट वाज रिटन इन ऑर्डर टू ऑनर एगमेम्नॉन, ठीक हो गया, जो कि डिसेंडेंट है जूलियस सीजर वगैरह का। ये मेन कैरेक्टर आपके सामने आ रही, इनको ये जो डाइटो क्वीन ऑफ कार्थेज है उसका भी जिक्र एनीड से लिया गया है, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने, जिसके ऊपर जो है ना वो अपना एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने जब क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ा तो ये डाइटो क्वीन ऑफ कार्थेज का जिक्र आता है जो यहाँ से लिए गए। क्योंकि उस दौर में भी सिंबल्स वगैरह की इंपॉर्टेंस थी तो उनको भी जो है ना वो किया जाता रहा, उनको भी जो है ना वो उस दौर से हमारे लिटरेचर में भी एपिक सिंबल्स मोटिव्स सब कुछ उसी तरीके से चलता रहा है। थ्री रूल्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी क्या है? थ्री रूल्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी ये हैं कि एक तो यूनिटी ऑफ प्लेस हो, यूनिटी ऑफ टाइम हो, यूनिटी ऑफ एक्शन हो। प्रीफेस टू शेक्सपियर में जो सैमुअल जॉनसन है वो इनके यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस ना ठीक रखने पर शेक्सपियर का डिफेंस करते हैं कि अगर उन्होंने टाइम और प्लेस का नहीं फॉलो किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिटी ऑफ एक्शन को तो उन्होंने फॉलो किया है। तो बहरहाल यूनिटी ऑफ प्लेस का मुराद ये है सेटिंग ऑफ द प्लेस शुड बी वन लोकेशन। ये एरिस्टोटल में हम इसको मजीद पढ़ेंगे। इसके बाद सेलियंट फीचर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजिक हीरो होता है और नोबल कैरेक्टर का होना शख्स होता है, इट शी मस्ट बिलोंग फ्रॉम नोबिलिटी और नोबल क्लास। ट्रेजिक फ्लॉ मतलब जो भी उसका जो हीरो है इट ही मस्ट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। इट कुड बी ह्यूब्रिस, इट कुड बी
हिज एक्सेसिव प्राइड और एरर ऑफ जजमेंट भी इसका हो सकता है। कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी से मुराद है कि इन ऑर्डर टू fulfill the end criteria of tragedy, that is catharsis, catastrophe must happen at the end of the play. So this is the definition of Aristotle, and that justifies in his Poetics. Or chorus is an important feature in which proceeding of the whole play or the action is narrated with the help of chorus. और फेट को इम्पोर्टेंट, एक फेट और रिलीजन एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका प्ले का, ग्रीक ट्रेजेडीज का। तो आपको इनुमरेट करना हो, बताना हो, तो आप बता सकते हैं कि ट्रेजिक हीरो इज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन विच अ पर्सन फ्रॉम अ नोबिलिटी और नोबल क्लास should take part in Greek tragedy. Catastrophe is an important play, important part. Moreover, according to Aristotle, there should be a unity of place, time, and action. And Sophocles clearly followed those path that was written by his predecessor, सक्सेसर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने बाद में आके एक फिलोसफर ने उसको प्रेज भी किया, उसको ट्रिब्यूट भी पेश किया। तो ये आपके सामने आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और मजीद जो है आपको कल इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है ना वो मिल जाएगी। जिनके पास टाइम है वो बाद वाले में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मजीद इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल कर दूंगा।